अस्सलाम वालेकुम। जी, कल की क्लास में हमने पढ़ा कि जब एक मूविंग चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाती है और उस फोर्स की वजह से वो चार्ज अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है। और ना सिर्फ ये कि डेविएट होता है, क्योंकि वो फोर्स उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज व्हाई द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ and the magnetic force acts as a centripetal force। और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपने उस सर्कुलर पाथ का रेडियस की इक्वेशन बनाई, r is equal to mv upon qb। सही है। यहां m से मुराद क्या है? मास। v से मुराद क्या है? स्पीड या वेलोसिटी। और q से मुराद क्या है? चार्ज। और b से मुराद क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई सवाल? अच्छा, ये डेरिवेशन हमने इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे की कि द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, यानी स्ट्रेट वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है और जेड एक्सिस पे स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर दाखिल होता है तो ये डेरिवेशन हासिल होती है। लेकिन अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर ना हो, किसी एंगल पर हो, इफ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, यानी V और B का दरमियानी एंगल 90 डिग्री का ना हो बल्कि कुछ एंगल हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 70 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, कुछ एंगल पर वो चार्ज पार्टिकल अगर दाखिल होता है तो इस डेरिवेशन में कहां तब्दीली आएगी? व्हाट डू यू थिंक, कहां तब्दीली आएगी, कहां चेंज आएगी? जी, बहुत शुक्रिया आपका, इतना आपने सोचा और सोचने के साथ साथ उसका इजहार किया और बहुत मेहनत के साथ ये कार्ड बनाए। और इस थैंक यू के वैसा दो मतलब होते हैं। एक तो वो मतलब है जो मैं समझ रहा हूं, वैसे थैंक यू का मतलब ये होता है बस थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। तो कौन सा वाला मतलब है ये नहीं समझ आ रहा मुझे, और मैं भी इतनी देर से परेशान था आज
आज लोगों ने अभी तक कैमरे खोले क्यों नहीं? अब समझ आया कि ये कुछ और प्लानिंग हो रही थी खामोशी से। तो घर बैठ के आप लोग इस तरह के प्लान बना रहे, वेरी गुड। तो वैसे भी अगर आप आज थैंक यू नहीं कहते फिर तो अगले साल मुलाकात होनी थी। 31 दिसंबर है ना आज, तो अगली क्लास तो अगले साल होगी। सही है, चलिए गुड। लेकिन इस थैंक यू को आप रोज भी कह सकते हैं। उसके लिए थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ कैमरा ऑन करें तो हमें पता चल जाएगा। आपके चेहरे पे लिखा होता है बड़ा बड़ा, और जब समझ में नहीं आ रहा होता है तो भी लिखा हुआ होता है, तो हमें खुद पता लग जाता है। ठीक है, और आपका थैंक यू, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग इतने मुश्किल हालात में मैं नहीं समझता, मैंने तो पिछली जिंदगी के जो 40 साल गुजारे कभी इतने मुश्किल हालात में किसी को पढ़ते नहीं देखा। तो जितने टफ हालात हैं इस दुनिया के साथ, इस वक्त पूरी दुनिया के साथ ही हैं, उसमें सबसे मासूम ये स्टूडेंट्स हैं। सबसे ज्यादा परेशान और हैरान ये स्टूडेंट्स हैं, और इनको खुद समझ नहीं आ रहा है इनके साथ होगा क्या या हो क्या रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप लगे हुए हैं। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट कि आप अपनी स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि जो कुछ भी हो रहा है बाहर, जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में, जो भी होगा इम्तिहानात में, एमकैट में, ई कैट में, रिजल्ट्स में, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी हमारा काम है पढ़ना, तो अभी आप पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ाई भी जितने मुश्किल हालात में हो रही है। ऑनेस्टली मैं भी स्क्रीन पे बैठ के कुछ वेबिनार अटेंड करता हूँ या कोई मीटिंग अटेंड करता हूँ, आधे घंटे बाद मेरी भी बस हो जाती है। तो उसके बाद भी आप लोग रोजाना 3-3 घंटे क्लासेस ले रहे हैं, तो एक्चुअली तो ये सारे थैंक यू उल्टा आप लोगों की तरफ जाते हैं कि यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस नॉट ओनली टू योरसेल्फ बट योर फैमिली एंड द होल सोसाइटी। कि आप इन हालात में पढ़ रहे हैं तो आप पूरी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए भी एक सर्विस दे रहे हैं। कि इस वक्त इस मुल्क में हर आदमी अगर सिर्फ नॉर्मल रहे तो दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट सर्विस, क्योंकि आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं सोसाइटी को नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, तो वापस आए अपने चार्ज की तरफ, उसको भी थैंक यू कह दें। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये बेचारा स्ट्रेट जा रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा था, मस्त। सुना है ना आपने, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तो वो रास्ते से जा रहा था और पता नहीं क्या खा रहा था, तो अचानक हिचकी लगी, तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स लगी और उसका रास्ता पलट गया, वो डेविएट हो गया अपने रास्ते से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इक्वेशन आपने हासिल की थी रेडियस की mv अपॉन qb, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर दाखिल हो। नाउ द क्वेश्चन इज, इफ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा, तो क्या तब्दील हो जाएगा इस डेरिवेशन में? वेयर डू वी हैव अ चेंज? एनी आइडियाज? जब परपेंडिकुलर था तो हमने साइन थीटा साइन 90 ले लिया था, तो अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो वेयर डज द डेरिवेशन चेंज फ्रॉम? कौन बताएगा? सर वेलोसिटी को से कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, यानी कि थीटा के मुताबिक। और कोई चेंज? और कोई चेंज बताएं, कहां से डेरिवेशन चेंज हो जाएगी? ये क्यूबी भी था मैग्नेटिक फोर्स, तो अगर एंगल 90 ना हो तो ये स्टिल क्यूबी भी होगा या कोई चेंज आएगा इसमें? कौन बताएगा क्या चेंज आएगा इसमें? व्हाट वाज द ओरिजिनल इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स की ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी? व्हाट वाज द मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू? मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या? आपने डेरिवेशन में भी लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या? क्यूबीबी साइन थीटा। तो क्योंकि वो परपेंडिकुलरली दाखिल हुआ था तो थीटा की जगह आ गया था 90, तो ये साइन 90 हो गया था। तो पहली इंपॉर्टेंट चेंज तो मैग्नेटिक फोर्स में आ जाएगी, क्यूबीबी नहीं रहेगा, क्यूबीबी साइन थीटा हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चेंज सेंट्रीपिटल फोर्स में भी आएगी। ये आप पहली दफा सुन रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r, लेकिन
जब वो एंगल से दाखिल होगा तो फिर वेलोसिटी v नहीं ली जाएगी, वेलोसिटी का साइन थीटा लिया जाता है। तो जब वो एंगल पे दाखिल होगा तो विल नॉट टेक इट एज v, विल टेक इट एज v sin थीटा। तो v स्क्वायर की जगह आ जाएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। So if the charged particle enters the magnetic field at an angle theta, so there is a change in the magnetic force which is qvb sin theta, and there is a change in the centripetal force which is mv के बजाय v sin थीटा। तो क्योंकि ये v स्क्वायर है तो ये हो जाएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r। अब आप इक्वेट करें तो ये हो जाएगा qvb sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r। और कीजिए यहां वेलोसिटी और स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां sin थीटा और स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो r क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो r इज इक्वल टू क्या, mv sin थीटा अपॉन qb। r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb। सो दैट इज द माइनर चेंज इन द इक्वेशन। अगर 90 डिग्री पर है चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी और b तो ये इक्वेशन है, अगर थीटा एंगल पर है तो ये इक्वेशन है। ठीक है, चेहरे उदास क्यों लग रहे हैं, समझ नहीं आया कोई पॉइंट? जी, पॉइंट सिर्फ यहां पे एक नया सुनने को मिला आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स में जो वेलोसिटी ली जाती है वो एंगल के हिसाब से ली जाती है। तो आमतौर पे वो 90 डिग्री होता है, लेकिन जब एंगल थीटा हो तो v नहीं लेंगे, v sin थीटा लेंगे। तो v स्क्वायर की जगह हो जाएगा v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इक्वेट करें एंड यू गेट द इक्वेशन r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb। तो दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ द डेरिवेशन। देखिए, इफ द चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field, if the charged particle enters the magnetic field at an angle theta, if the charged particle enters the magnetic field at an angle theta, then क्या, तो देन इक्वेशन लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू qvb sin थीटा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू qvb sin थीटा और एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r। Therefore, और फिर therefore इक्वेट करेंगे qvb sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r। And finally we get the equation r is equal to क्या, mv sin theta upon qb। r is equal to mv sin theta upon qb। तो जनाब ये जो रेडियस की इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ब्लॉक कर दीजिए और इस इक्वेशन को ब्लॉक कर दीजिए। ये दोनों मेन इक्वेशन है आपकी, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb और r इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb। तो जनाब ये जो रेडियस की इक्वेशन है r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, ये आपको क्या बता रही है कि अगर चार्ज पार्टिकल का मास ज्यादा होगा तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। और अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका रेडियस, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा है, फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो रेडियस ज्यादा होगा। और अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज ज्यादा है तो उसका रेडियस कम होगा।
और अगर चार्ज पार्टिकल की फील्ड, जिस फील्ड में वो जा रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रेडियस कम होगा। तो Q और B से रेडियस का इनवर्स रिलेशन है और M और V से रेडियस का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अब एक सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल है which of the two charged particles entering a magnetic field will be deflected more? Which of the two charged particles entering a magnetic field will be deflected more? चॉइस गिवन है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन और स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंट होगा? क्या दोनों का चार्ज सेम होगा? क्या दोनों का चार्ज सेम होगा? यस, इलेक्ट्रॉन है ना तो चार्ज सेम होगा। क्या दोनों का मास सेम होगा? यस, इलेक्ट्रॉन है, मास भी सेम होगा। क्या दोनों के लिए बी सेम होगा? यस, क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं दोनों, तो बी सेम है, क्यू सेम है, एम सेम है। व्हाट इज डिफरेंट? वेलोसिटी। यस, तो क्या चेंज होगा? वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो फास्ट मूविंग की वेलोसिटी ज्यादा होगी, स्लो मूविंग की वेलोसिटी कम होगी। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। तो फास्ट मूविंग का नंबर 1 का रेडियस ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ आ गई? फास्ट मूविंग का रेडियस ज्यादा होगा। लेकिन सवाल में रेडियस नहीं पूछा, सवाल में पूछा है विच विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। तो जरा सोचिए कि डिफ्लेक्शन का, अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन का, अमाउंट ऑफ डेविएशन का रेडियस से क्या ताल्लुक है? डायग्राम पे देखिए, ये सीधा जा रहा था, ये सीधा जा रहा था, इस पे लगी फोर्स, ये वो हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, डेविएट हो गया, रास्ते से भटक गया, सिराते मुस्तकीम से भटक गया। अब जब ये भटका तो ये जिस सर्किल में घूमा, ये अगर सीधा जाता तो ये इसका रास्ता था, लेकिन ये यूं चला गया तो ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अल्फा। सोचिए अगर ये ज्यादा भटका, अगर ये ज्यादा भटका यानी अल्फा ज्यादा होता तो रेडियस कम होता, और अगर ये कम भटकता यानी डिफ्लेक्शन कम होती, अल्फा कम होता, तो फिर रेडियस ज्यादा होता। सो द ग्रेटर द डिफ्लेक्शन,
the smaller the radius and the lesser the deflection, the larger the radius. जितनी कम डिफ्लेक्शन होगी रेडियस उतना ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी रेडियस उतना कम होगा. अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए, इस इक्वेशन को जहन में रखते हुए इस सवाल का जवाब दीजिए. Which of the following will be deflected more? Fast moving electron or slow moving electron? Yes, excellent. तो slow moving electron का रेडियस कम होगा और डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. So the lower the velocity, the lower the radius, and the lower the radius, the greater the deflection. Agreed? So that's your first part. एक और सवाल कीजिए. ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? So which will be deflected more? Both moving with the same velocity. Which will be deflected more? Both moving with the same velocity. Who? Proton or electron? तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हो, दोनों की वो सेम है. क्या? वेलोसिटी सेम है. तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंट होता है? जी, दोनों की वेलोसिटी सेम है. दोनों के लिए बी की वैल्यू सेम है. दोनों का मास भी सेम है. दोनों का चार्ज भी सेम है. सब कुछ सेम कर दिया? नहीं. तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गिवन है सेम, बी की वैल्यू सेम, चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है. 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. बस एक प्लस होता है और एक माइनस होता है. वैल्यू दोनों की सेम होती है. प्रोटॉन का चार्ज इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज इक्वल टू ई, विच इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. तो चार्ज सेम, बी सेम, वेलोसिटी सेम, द ओनली डिफरेंस इज मास. सो किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? किसका मास ज्यादा होता है? प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है. प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी, और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 power minus 31 kg. That's mass of electron. This is mass of proton. ये आपको ज़बानी याद होनी चाहिए values. So that's the mass of proton. That's mass of electron. Electron का मास कम होता है, proton का मास ज्यादा होता है. तो जिसका मास कम होगा उसका रेडियस कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका रेडियस भी कम होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका डेविएशन ज्यादा होगा. तो विच विल बी डिफ्लेक्टेड मोर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, विच विल बी डिफ्लेक्टेड मोर? मोहम्मद अली आयान कह रहे हैं प्रोटॉन. मोहम्मद अली आयान, प्रोटॉन का मास ज्यादा है.
मास ज्यादा होने का मतलब रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा होने का मतलब डिफ्लेक्शन कम हो जाएगी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, लाइबा नदीम, यस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है। द लोअर द मास द लोअर द रेडियस, द लोअर द रेडियस द ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। वैसे भी अकल से भी सोच सकते हैं, अगर इक्वेशन से घबराहट हो रही है तो अकल से भी सोच सकते हैं कि अगर आपने सेम धक्का मारा तो एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, तो कौन दूर जाके गिरेगा? ठीक है, तो जो पतला आदमी है वो दूर जाके गिरेगा, जो मोटा आदमी है वो ज्यादा हिलेगा भी नहीं, शायद आपको हिला दे। तो अगर इक्वल धक्का है तो पतला आदमी ज्यादा दूर जाके गिरेगा, तो इक्वल धक्का है तो इलेक्ट्रॉन इस पतला आदमी, तो इलेक्ट्रॉन विल बी डेविएटेड मोर देन प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरह के सवाल इम्तिहान में आ सकते हैं इस इक्वेशन के ऊपर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ, अल्फा पार्टिकल वर्सेस प्रोटॉन, स्लो मूविंग प्रोटॉन, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग प्रोटॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा सा आपने दिमाग लगाना है, इक्वेशन पे गौर करना है और मेन कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, द ग्रेटर द रेडियस द स्मॉलर द रिफ्लेक्शन, द लेसर द रेडियस द लार्जर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, रेडियस और डिफ्लेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, सवाल देते हैं आपको, व्हाट्सएप पे मिलेगा आपको सवाल। तो कहा गया अ प्रोटॉन enters perpendicularly moving with a velocity of, नहीं हाँ सही, चलिए ये दे दिया ना, ये तो तीसरा, थर्ड, फर्स्ट है। जी, a proton moving with a velocity of 10 power 3 meters per second enters perpendicularly in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla. Find the radius of its circular path. याद रखिए, जब भी सवाल में प्रोटॉन का जिक्र आ जाए तो जैसे ही लफ्ज प्रोटॉन आता है आपके डेटा में दो पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। लफ्ज प्रोटॉन का मतलब मास मालूम और लफ्ज प्रोटॉन का मतलब चार्ज मालूम, तो ऑटोमेटिकली दो वेरिएबल्स आपके डेटा में आ जाएंगे। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 power minus 27 kg and charge of proton is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो ये दोनों चीजें तो फौरन आ गई डेटा में, बाकी चीजें जो गिवन है वो देख लीजिए, सीधी सादी इक्वेशन है, आसान सी शरीफ सी, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, वैल्यूज भी गिवन है, सिर्फ रखना है, कैलकुलेट करना है और आंसर निकालना है। इससे आसान सवाल तो आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। ठीक है, तो वैल्यूज प्लेस कीजिए और रेडियस निकाल लीजिए।
कासिम हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जो आपने अभी जो एमसीक्यू हमें समझाया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कम है, तो उसका रेडियस भी कम होगा, यस, तो फिर उसकी रिफ्लेक्शन कम होगी या ज़्यादा? ज्यादा होगी। रेडियस और डिफ्लेक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके सर, थैंक यू। जी, सॉल्व हो जाना चाहिए अब तक, इतना मुश्किल नहीं है भाई। तो आर की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए 2 इंटू 10 पावर -5, अप्रोक्सीमेटली 2 इंटू 10 पावर -5 मीटर्स। यस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2, a proton enters a uniform magnetic field of 0.3 Weber per meter square in a direction perpendicular to the field. Find the path followed by proton if its velocity is 10 meter per second. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में करेंगे। इसको होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देते हैं अभी क्लास के लिए। सर क्वेश्चन 3 दे दीजिए। अब आपको क्वेश्चन 3 अभी सॉल्व करना है। A proton is accelerated by a potential difference of 6 into 10 power 5 volts. प्रोटॉन, डेटा में दो चीजें आ गई, मास और चार्ज।
accelerated by a potential difference of 6 into 10 power 5 volt. It then enters a uniform magnetic field 0.3 Weber per meter square in a direction making an angle of 45 degree with the magnetic field. तो अब एंगल 90 नहीं है, 45 डिग्री है. What will be the radius of its circular path? तो इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस आपसे पूछा गया है. बात हो रही है प्रोटॉन की, और प्रोटॉन का लफ्ज आते ही आपकी इक्वेशन में, आपके डेटा में दो वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं. एक का नाम है मास, दूसरे का नाम है चार्ज. इस प्रोटॉन को कहा कि एंगल 45 डिग्री पे it enters a magnetic field of 0.3 टेस्ला या 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर. पूछा क्या है? रेडियस. रेडियस का फॉर्मूला आपको मालूम, R इज इक्वल टू क्या? R इज इक्वल टू क्या? mv sin थीटा अपॉन qb. R इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन qb. तो q मालूम है, b मालूम है, फ्लक्स डेंसिटी मालूम है, थीटा मालूम है, मास मालूम है. क्या नहीं मालूम? वेलोसिटी नहीं मालूम. वेलोसिटी नहीं मालूम. वेलोसिटी नहीं मालूम. तो अब आप वो नॉलेज इस्तेमाल करें जो अब तक इस्तेमाल नहीं की. और वो नॉलेज क्या है? वो फर्स्ट सेंटेंस में दी हुई है. A proton is accelerated by a potential difference of 6 into 10 power 5 volt. जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को वोल्टेज से गुजारा जाए और एक्सेलरेशन की बात आए तो एक इक्वेशन याद आनी चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर से. ये फर्स्ट लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर की है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जम कर दिया इस न्यूमेरिकल में. वो क्या इक्वेशन है? Charge particle is accelerated by a potential difference of 6 into 10 power 5 volt. कौन बताएगा क्या इक्वेशन है? जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाए, वेलोसिटी दी जाए पोटेंशियल डिफरेंस के तहत. बहुत न्यूमेरिकल किए आपने ये वाले. इक्वेशन बताइए, कौन बता सकता है? एनी जीनियस इन द क्लास? Raise your hand. Anybody raise your hand. When a charged particle is accelerated by a potential difference. जब एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दी जाए. यूसुफ जावेद. जी यूसुफ जावेद बताना चाह रहे हैं. मोहम्मद अली आयन आप बता दें जब तक. K is equal to Q delta V. Yes, half mv square is equal to q delta v. Very good. तो इक्वेशन है half mv square is equal to q delta v. तो आपको मास मालूम है, आपको चार्ज मालूम है, आपको वोल्टेज मालूम है, यहां से वेलोसिटी निकालनी है. तो पहले इस इक्वेशन से वेलोसिटी निकालेंगे और फिर उसको r की इक्वेशन में रखेंगे. तो you need the velocity. तो first use the equation half mv square is equal to q delta v. Half mv square is equal to q delta v.
तो वेलोसिटी आनी चाहिए आपकी समथिंग अराउंड 1.07 into 10 power 7 meters. मीटर्स नहीं जी, गुड, याद रहे, मीटर पर सेकेंड, सही है। 1 या 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 7 मीटर्स पर सेकेंड। यस यस, दैट्स राइट, एमन आगा ने सही लिखा है, बिल्कुल सही। और रेडियस आएगा फिर 0.52 मीटर्स। ठीक है, यही आंसर है। गुड, जिनका ये आंसर नहीं है वो रीचेक करें, अगर फिर भी ना आए तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको गाइड करूंगा कहां गलती कर रहे हैं। एक सवाल आपको होमवर्क में दिया है, वो आपको कंप्लीट करना है। इंशाल्लाह कल की क्लास में डेरिवेशन करेंगे, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर